समाला जुले। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तंजिनामो और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ नंबर 12वां और जिसका नाम है सेनापति तात्या टोपे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश को ब्रिटिशर ने करीबन 200 साल तक हुकूमत चलाई थी, लेकिन उनको ये हुकूमत इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुए थे। हमारे देश के ऐसे कई महाराजा और सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिशों का डटकर मुकाबला किया था और उनके साथ कई युद्ध भी किए थे। और इन सभी युद्ध में से एक ऐसा युद्ध है जिसको हम भारत की पहला स्वतंत्र संग्राम मानते हैं और वो युद्ध है 1857 यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में कई महान राजाएं और सेनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं, जैसे कि सेनापति तात्या टोपे जी, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस जंग में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इसीलिए आज हम सेनापति तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ को लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से उसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारे लेखक ने उस दौर का दृश्य दिखाने की कोशिश किया है जिसमें तात्या टोपे की जब आखिरी दौर चल रही थी, जब उनको ब्रिटिश सरकार ने कैद करके उनको गिरफ्तार करने के बाद जब उनको फांसी दिया जा रहा था, उस दौर को लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। तो वो दौर है 18 अप्रैल 1859 का। 18 अप्रैल 1859 ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में शिवपुरा नामक एक गांव में ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई थी और ये भीड़ उस महान स्वतंत्र सेनानी यानी सेनापति तात्या टोपे की आखिरी दर्शन के लिए आए हुए थे। तो वहां पर एक विशाल वृक्ष के नीचे एक जल्लाद खड़ा था। जल्लाद का मतलब होते हैं बच्चों, जब किसी कैदी को फांसी दिया जाता है तो उसके मुंह पर एक काला रंग का कपड़ा पहनाया जाता है, तो उसको पहनाने वाले को जल्लाद बोलते हैं। और एक मोटे से ढाल पर फांसी का फंदा झूल रहा था। लोग अपने सांसें रोके हुए उस महान कैदी यानी सेनापति तात्या टोपे का इंतजार कर रहा था। तो कुछ देर बाद एक भेड़ी में जकड़े हुए हथकड़ियों से जकड़े हुए उस कैदी को लाया गया और 2 लुहारियों ने उनकी भेड़ियां काटी। तो वह ठिकने कद वाले यानी छोटा सा मोटा सा एक कैदी ने अपना हाथ को ऊपर उठाकर लोगों को अभिवंदन किया और फांसी के उस तख्ते पर पहला कदम रखने से पहले वह झुका और धरती माँ की उस माटी को अपने हाथ में लेकर अपने माथे पर तिलक लगाया और हंसते हुए उस फांसी के फंदे को अपने गले पे रखकर मौत के कुएं में झूल गया। तो इस प्रकार भारत माँ की वह बहादुर सुपुत्र शहीद हो गए। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का पहला भाग, ठीक है। तो इसके बाद हम सेनापति तात्या टोपे के जीवनी पर जाएंगे, यानी उनके जीवन के बारे में अब पढ़ेंगे। सेनापति तात्या टोपे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेनापति तात्या टोपे, उनका पूरा नाम था रामचंद्र पांडु टोपे और उनका जन्म 16 फरवरी 1814 में एक छोटे से गांव येवला नामक गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है वहां हुआ था और उनके पिताजी का नाम पांडुरंग भट्ट था और उनके माताजी का नाम रुक्मा बाई और उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में हुआ था। तो तात्या टोपे के पिता पांडुरंग भट्टा बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ काम करते थे। तो अंग्रेजों ने जब उनके बाजीराव पेशवा के महल को जब कब्जा किया तो उन्हें बिठूर भेज दिया गया। तो उनके साथ तात्या टोपे के पिताजी भी चले गए। तो इसी प्रकार जो बाजीराव पेशवा द्वितीय थे वह निसंतान थे, यानी उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिनका नाम है नाना दोंदू पंत।
नाना दोंदू पंत को हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार नाना साहेब और तांत्या टोपे जी बाल सखा हो गए, यानी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। बचपन से ही वो दोनों साथ खेलते थे, तो वो दोनों बचपन से ही दोस्त थे। तो नाना साहेब, तात्या टोपे जी और मनुबाई आगे चलकर इनको रानी लक्ष्मीबाई भी के नाम से जानते हैं। वो तीनों नियमित रूप से अस्त्र शस्त्र का शिक्षा लेते थे। अस्त्र शस्त्र का मतलब होते बच्चों जिनमें धनुष या बाण चलाना या घुड़सवारी करना, इन सभी की शिक्षा लेना अस्त्र शस्त्र का शिक्षा बोलते हैं। तो ये तीनों नियमित रूप से यानी हर रोज इनकी शिक्षा लेते थे। और सेनापति तांत्या टोपे घुड़सवारी में बहुत निपुण थे। तो बाजीराव पेशवा ने एक बार क्या किया कि उन दोनों को यानी नाना साहेब और तांत्या टोपे को अंग्रेजी घुड़सवारी के साथ एक एक कर प्रतियोगिता करवाई। प्रतियोगिता मतलब होते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन करवाई तो क्या हुआ कि सेनापति तांत्या टोपे यानी तांत्या टोपे उस घुड़सवारी में निपुण हुए, यानी प्रथम आए। तो इसी खुशी में पेशवा बाजीराव ने तांत्या टोपे को एक तोप से संबोधित किया, एक तोप से पुरस्कृत किया और तांत्या टोपे के नाम से संबोधित किया। किसको पता था कि वो छोटा सा बालक प्रथम स्वतंत्र संग्राम के सिपाही बनकर अंग्रेजी शासक के नाक में दम करके रखा था। तो पाठ का अब दूसरा भाग आता है। तो इसमें लॉर्ड डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो तब क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने देशी रियासत यानी देश के जो छोटे मोटे रियासत होते हैं उसको हड़पने के लिए एक अच्छा सा उपाय सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक घोषणा की कि जो राजा निसंतान है तो वो अपने उत्तराधिकारी यानी उसके सक्सेसर के लिए कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते। तो इसको सुन बाजीराव पेशवा जो भी निसंतान थे और उनके दत्तक पुत्र यानी उसके अडॉप्टेड जो बच्चा था वो था नाना साहेब, तो वो भी तो गैर कानूनी करार हो रहे थे। तो इसको देख बाजीराव पेशवा बहुत परेशान हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो फिर सन 1851 में बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो अंग्रेजी बाजीराव पेशवा को जो पेंशन देते थे यानी सालाना 8 लाख की उसको एक साल में पेंशन देते थे, वो भी बंद कर लिया। तो नाना साहेब ने जब अंग्रेजी शासक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने न केवल उनका पेंशन बंद किया बल्कि उनको ये धमकी भी दी कि वो बिठूर के राजगिर भी जब चाहेगा अंग्रेज शासक छीन ले सकता है। तो ये सुन नाना साहेब बहुत गुस्सा हो गए। तो तब तक यानी 1851 के बाद अंग्रेजों शासक ने ऐसे बहुत काम किए जिसके वजह से देश के सारे लोग अंग्रेजी शासक से नाराज थे और लोग विद्रोह का वो जो ज्वाला उठ रहे थे। तो 1857 ईस्वी में जब देश में अंग्रेज के विरोध क्रांति का वो जो आग सुलग रहा था, तब नाना साहेब भी इस युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय ब्रिटिश ने अंग्रेजी शासक ने उनके जो बिठूर के राज्य थे उस पर कब्जा कर लिया। अब तात्या टोपे और नाना साहेब ने जितना हो सके बहुत कोशिश किया, लेकिन अंग्रेजी शासक ने आखिरकार उनका वो बिठूर पर कब्जा कर ही लिया। तब नाना साहेब भी युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी जो कानपुर के जो राज्य थे उस पर अंग्रेजी शासक ने कब्जा कर लिया। ये देख तात्या टोपे बहुत निराश हो गए और गुस्सा हो गए और वह स्वतंत्र संग्राम के इस युद्ध में कूद पड़े। फिर वह अपनी थोड़े सेना को लेकर ग्वालियर चले गए। ठीक है, ये कानपुर से ग्वालियर चले गए तात्या टोपे जी। तो ग्वालियर जाकर उन्हें बहुत सेनानी उन्हें सहायता मिली और उन्होंने अपनी सेनाएं बल बढ़ाया। उसके बाद वह
कालपी चले गए, यानी कालपी के किले पर कब्जा करके वहां पर अपना केंद्र बनाया और वहां पर उन्होंने अपने सैनिक बल को बढ़ा के उन्होंने फिर से कानपुर पर हमला बोल दिया। कानपुर पर उन्होंने हमला करके कानपुर पर अधिकार भी कर लिया था और नाना साहेब को कानपुर का पेशवा भी घोषित कर दिया था। लेकिन अंग्रेजी शासक ने लखनऊ और इलाहाबाद से काफी सेनाएं मंगवा कर उन पर युद्ध कर लिया और जिसके बाद तात्या टोपे को फिर से ग्वालियर वापस जाना पड़ा। ग्वालियर नहीं, कालपी वापस जाना पड़ा। फिर कालपी वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी सेनाएं बल बढ़ाया। तो इसी समय क्या हुआ बच्चों की झांसी, यानी झांसी एक जगह है, झांसी के जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका अपनी सेना, उनके ब्रिटिश सेनापति ह्यूडोस नाम का एक सेनापति है, उनके साथ युद्ध छिड़ गया। तो इसके वजह से झांसी की रानी ने तात्या टोपे से मदद मांगी। तात्या टोपे ने अपनी 14,000 सेना लेकर उनके मदद के लिए पहुंच गई और सर ह्यूडोस के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में तात्या टोपे के बहुत सारे सेनाओं को काफी चोट पहुंची और काफी नुकसान हुआ और फिर उसके बाद तात्या टोपे कालपी वापस चले गए। कुछ समय बाद झांसी की रानी भी अपनी बची कुची जो सेना थी उनको लेकर कालपी तात्या टोपे के पास चले गए। फिर उन दोनों ने अपनी सेनाओं को मिलाकर ग्वालियर पर युद्ध किया। तो ग्वालियर पर जैसे ही युद्ध किया तब सर ह्यूडोस जिनके साथ उनका पहले ही मतलब दुश्मनी थी, वो अपने सेनाएं लेकर ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई के पीछे आ गए और रानी लक्ष्मीबाई और सर ह्यूडोस के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसके वजह से रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु इस जंग में हो गई। अब क्या था, तात्या टोपे बिल्कुल अकेले पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब वो दक्षिण की यानी साउथ इंडिया यानी दक्षिण की राजाओं से मदद मांगेगा और अंग्रेजों को भारत की भूमि से जड़ से मिटा फेंकने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन वह निराश हो गया क्योंकि यहाँ के दक्षिण के जो राजा थे वो अंग्रेजों के शासक से थोड़ा डर रहे थे और उन्होंने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया। वह निराश होकर फिर कालपी वापस आए और कालपी वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो उनके पास बहुत सेनाएं भी बहुत कम है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब वो जंगलों में छुपकर अंग्रेज सिपाहियों से ही युद्ध करेगा। तो उन्होंने छुप कर गए, काफी साल तक उन्होंने छुप कर अंग्रेजी राज्य को यानी अंग्रेजी सेनाओं से उन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध को कहते हैं गोरिल्ला वॉर। इंग्लिश में इसे गोरिल्ला वॉर कहते हैं और इसको जैसे हम समझने के लिए ऐसे बोलते हैं कि छापा मार हमले, जिसपे जब हमारी दुश्मन रेडी नहीं मतलब तैयार नहीं होते हैं तब हम उन पे वार करते हैं और वार करने के बाद छुप जाते हैं। तो यही रणनीति तात्या टोपे ने अपने जंग में अपनाया। तो यही करते करते काफी सालों तक उन्होंने अंग्रेजी शासक थे उनके नाक में दम करके रखा था उनको। वह लोग तात्या टोपे के नाम से परेशान हो गए थे। तो फिर अंग्रेजियों ने अपनी पुरानी चाल चली जिसमें उन्होंने उनकी यानी सेनापति तात्या टोपे के मित्र सरदार मान सिंह था, उनको अपने में मिला लिया। और वक्त था फरवरी 1859, तब जब तात्या टोपे राजा मानसिंह के राज्य के जंगलों में छुपकर अंग्रेजों से जब लड़ रहे थे तो सरदार मानसिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया, जिसके वजह से अंग्रेजी शासक ने उन्हें फौजी अदालत में मुकदमा चलाए और उन्हें दोषी करार दिया। और उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरा नामक गांव में भारी सख्त पहरे यानी फौज के सख्त पहरे में उन्हें फांसी दिया गया। तो इसी प्रकार महान देशभक्त के जीवन का निर्मम अंत हो गया। तो इसी के साथ आज का हमारा पाठ खत्म होता है। सेनापति तात्या टोपे का
1857 जो विद्रोह था उसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उनका भाग था। उन्होंने मरते दम तक अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए उन्होंने बहुत सारे जंगें लड़ी। ठीक है, तो इस पाठ में अब प्रश्न उत्तर मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे, लेकिन इस पाठ को जब आप पढ़ोगे तो इस पाठ में ऐसे कई मुहावरे आए हैं, यानी मुहावरे को हम इंग्लिश में इडियम्स भी बोलते हैं, प्रोवर्ब भी बोलते हैं। तो इनका बहुत सारा प्रयोग हुआ है और मैंने सोचा कि ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो मुहावरा शब्द का मतलब है, इंग्लिश में इसे इडियम्स बोलते हैं। इसकी परिभाषा यानी इसका मतलब है कि ऐसे वाक्य अंश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य अंश यानी सेंटेंस का वो अंश यानी छोटा सा भाग जिसका मतलब सीधा सीधा ना होकर उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि उदाहरण पर जब आओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला ये बच्चों ये देखना कि ये 4 जो मुहावरे मैंने लिए हैं वो इसी पाठ में ही आए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको मैंने मतलब के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको दिया है। ठीक है, तो पहला है नाको चने चबाना। नाको चने चबाने का मतलब होता है बच्चों बहुत परेशान करना। जैसे कि अगर आप एक चना लोगे यानी सूखी चना लोगे और उसको चबाने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, आपको तकलीफ होगा, आप नहीं उसको खा पाओगे। ठीक है, तो मतलब परेशान होगा। तो इसी को याद रख के आपने ये मुहावरा याद रखना है। ठीक है, नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना। इसका उदाहरण है, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को नाको चने चबाने दिया। बच्चों आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जब मुहावरा हम प्रयोग करते हैं तब नाको चने चबाना मतलब इसको हम सेंटेंस में यानी इसको हम अपनी वाक्य में लेते हैं, ना कि उसके मतलब को सिर्फ हमने समझना है। लेकिन जब हम इसका वाक्य बनाते हैं, इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो जो मुहावरा दिया होता है उसको ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो उदाहरण मैं फिर से बताती हूँ। तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे, मतलब अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था, यानी उनको परेशान करके रखा था। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक दूसरा मुहावरा है जो उसका मतलब तो सेम है, मतलब उसका सेम है मगर उसको लिखने का ढंग अलग है। जैसे कि नींद हराम करना। अब नींद हराम हमारी कब होती है, जब हम परेशान होते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर आप अभी पढ़ोगे नहीं तो आपके जब एग्जाम आएंगे तो आपके नींद हराम हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना। उसी प्रकार नींद हराम करना का मतलब भी बहुत परेशान करना यानी बहुत परेशान होना। तो इसके उदाहरण में आप लोग खुद बता सकते हो कि इस साल किस चीज ने हमारी नींद हराम करके रखा है। हाँ, इस साल कोरोना वायरस ने हमारी नींद हराम करके रखा है ना। तो इसी को उदाहरण मैंने लिया है। तब आप इस उदाहरण को अपने मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो तीसरा है हाथ धोना। हाथ धोने का मतलब वैसे तो अगर हम सोचे तो हाथ धोना मीन्स हाथ साफ करना, है ना, लेकिन इसमें उसका मतलब वही नहीं होता। जैसे हमने पहले ही बोला था कि मुहावरे का वाक्य का उसका सेम मतलब नहीं निकलता है, उसका मतलब थोड़ा अलग होता है यानी असाधारण होता है। तो हाथ धोना मतलब गवा देना यानी कुछ गवा देना। जैसे कि अगर इस लॉकडाउन में अगर टीचर या अध्यापक आपको अच्छी तरह से नहीं पढ़ाएंगे तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, है ना, वो अपनी नौकरी गवा देगा। वैसे ही मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है कि देखते ही देखते ताशी अपने नौकरी से हाथ धो बैठा, यानी ताशी ने अपनी नौकरी गवा दिया। आपको लिखते टाइम इसका मतलब नहीं लिखना है, आपको यही वाला जो मुहावरा दिया गया है उसी को ही लिखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार चौथा हमारा जो मुहावरा है वो है वीर गति को प्राप्त करना।
वीर गति को प्राप्त करने का मतलब होते हैं बच्चों शहीद हो जाना। शहीद होना, अगर कोई बच्चा ये नहीं समझता है कि शहीद होने का मतलब क्या होता है, तो शहीद होने का मतलब होते हैं मर जाना, यानी वीर गति को प्राप्त हो गए का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, इसका उदाहरण हमने पाठ में से ही लिया है कि अंत में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त कर गई, यानी अंत में जंग में या अंत में रानी लक्ष्मीबाई सर हिरोज से लड़ते लड़ते वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी वो मर जाते हैं। तो इसी को उदाहरण करके मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये वाला पाठ आपके अभ्यास भाग में दिया गया है, इसको आज हमने लिया है। तो प्रश्न उत्तर आप खुद से कर लोगे। अगर आपको प्रश्न उत्तर में या आज के पाठ में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ मुश्किलात आए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ आज का हमारा पाठ खत्म होता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, जुड़े। धन्यवाद।